Hi to all, welcome to the Enlightenment Academy, and this is Pawan sir, and I am here with our another topic. बिजनेस इन्वायरमेंट बुक का है जो टॉपिक लिया जा रहा है, इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट। होता क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट? अगर आज हम इसकी बात करें तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में होने वाली सारी की सारी लड़ाइयां जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर की वजह से ही हो। कई बार पड़ोसी भी आकर के शिकायत कर जाता है और आपकी कुटाई हो जाती है। ठीक इसी तरह से जरूरी नहीं है कि बिजनेस के सारे जो अप एंड डाउन्स होते हैं वो अप एंड डाउन्स सिर्फ और सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो। कई बार उस पर एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी आती हैं और हम इसी चीज की बात करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट। जहां पर बिजनेस इन्वायरमेंट अंदर से कंपनी को मैनेज करना पड़ता है, वहीं उसको बाहर से भी मैनेज करना पड़ता है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्स एंड फैक्टर्स अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ बिजनेस। वो एक्सटर्नल फोर्स या फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसके फंक्शन को? बिजनेस के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। बात आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इसमें बहुत सीधी सी बात है। जो बिजनेस होता है वो इन्वायरमेंट से ही रिसोर्सेज लेता है, उसको सप्लाई करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और उसको दोबारा उसी इन्वायरमेंट को दे देता है। यहां पर इन्वायरमेंट से मतलब क्या है? इन्वायरमेंट से मतलब है कि जहां पर बिजनेस है, जिन लोगों के लिए है वो, और वो जहां पर अपने कस्टमर्स को डील कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट एंड टाइप एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ध्यान रखिएगा, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। सबसे पहले हमारी यहां पर जो बात आती है, यह बात आती है किसकी? इंटरनल की। यह बात आती है हमारी इंटरनल। इंटरनल में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? सबसे पहले आता है वैल्यू सिस्टम। मींस आप जो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हो उसकी क्या वैल्यूएशन है, वो आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल होना चाहिए या वो एज अ सोशल होना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग समाज सेवा संस्थान खोल करके बैठ जाते हैं, वहां पर उनका मकसद ये नहीं होता कि वो बिजनेस को से प्रॉफिट कमाए, वो चाहते हैं कि वहां से वो देश की भलाई करे या लोगों की भलाई करे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है। फिजिकल एसेट्स हो गया, और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी होती है, मार्केटिंग, रिसोर्सेज एंड फाइनेंस फैक्टर्स। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंटरनली बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बिजनेस चलता है फंड से, अगर फंड इरेज कर पाए तो बिजनेस कैसे रन करेगा? फाइनेंस फैक्टर भी डिपेंड करता है। उसके बाद मार्केटिंग, रिसर्च भी डिपेंड करती है कि आप जिस जगह पर या जिस मार्केट को आपने टारगेट करा है उस मार्केट में क्या वो लोग आपके प्रोडक्ट से जस्टिफाई हो पा रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं। तभी तो आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, अदरवाइज वो नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंपनी इमेज। वहां की ह्यूमन रिसोर्सेज कैसी है जो कंपनी को लीड करती है या डील करती है, एंड कंपनी इमेज कैसी है कि वहां पर कंपनी ने किस तरह की इमेज बना रखी है। ये इमेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है पब्लिक में, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो गुडविल ऑफ द कंपनी इज द प्राइमरी। द नेक्स्ट पॉइंट इज विजन, मिशन या ऑब्जेक्टिव, कि आपका विजन क्या है, आपने किस वजह से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, और आपका मिशन क्या है। आप छोटे छोटे टारगेट में उनको डिवाइड कर देते हो और उन टारगेट तक पहुंचना चाहते हो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, कि आपके उद्देश्य क्या है, कैसे लोग आपको टारगेट करने। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, कभी देख लेना कि एक समोसे वाला जब समोसे बनाता है तो वो उसका प्राइस इस तरह से तय करता है कि वो हर किसी के लिए ही खाने लायक हो या खरीदने लायक हो या परचेज कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई अगर रिक्शे पे आ रहा है तो उसको कह देगा भाई 5 रुपए का ले जा, कोई गाड़ी से आ रहा है तो एक काम कर भाई तेरे लिए तो 20 रुपए का। ऐसा नहीं करता वो। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये इंटरनल चीजें हैं जो जिस पर बिजनेस हमेशा वर्क करती है और सोचती है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल पावर रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह से इंटरनली बॉन्ड हो रही है, किस तरह से वहां के जो वर्कर्स हैं या वहां का पूरे सिस्टम का कोऑर्डिनेशन किस तरह से वर्क कर रहा है। ये सारा का सारा हमारा पूरा जो पाईग्राफ शो करता है वो शो करता है इंटरनल फैक्टर को। अब आगे चलते हैं, हम जाते हैं किस पर? एक्सटर्नल फैक्टर पर। एक्सटर्नल फैक्टर की भी हम अगर बात करें तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। सबसे पहले अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं तो ये हमारा डिनोट करता है माइक्रो, और जो ये बाहर बाहर वाले हैं ये डिनोट करते हैं मैक्रो।
कि माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब जो कि एक्सटर्नल इफेक्ट तो डालते हैं लेकिन छोटे मोटे डालते हैं, और मैक्रो जो काफी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रो की बात करते हैं। सबसे पहले आता है सप्लायर। सप्लायर यानी कि जिनसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उनके साथ वो भी इफेक्ट कैसे करते हैं कि सोच के देखो, अगर किसी चीज की प्राइस सडनली बढ़ने वाली हो तो वो अपने पास बहुत सारा स्टॉक बना सके या रोक सके, ताकि वो उस रेट पर आपको वो माल या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा सके, ताकि आपका प्रोडक्शन काफी लंबे टाइम तक चल सके और आपको सडनली अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज ना करना पड़े, जिससे आपके कस्टमर को ट्रबल ना करना पड़ जाए। नेक्स्ट होता है कस्टमर। कस्टमर बहुत ही जरूरी है क्योंकि कस्टमर की वजह से ही बिजनेस है। तो कस्टमर कैसे हैं, और यहां पर बात आती है कस्टमर के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कस्टमर पर डिपेंडेंट रहें। जैसा कि मैंने आपको समोसे के एग्जांपल के साथ समझाया था कि मान करके चलिए, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस सपोज सिर्फ और सिर्फ रिक्शे वाले हैं, तो क्या गाड़ी वालों को समोसे नहीं दोगे? आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई गाड़ी वाला आता है आपसे कहते कि नहीं भाई साहब, हमने तो आपके लिए समोसा बनाया नहीं था, हमें तो टारगेट ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ रिक्शे या गाड़ी वो थे पैदल वाले, हम आपको नहीं दे सकते, सॉरी। ऐसा तो नहीं करोगे ना आप लोग। तो मेन ये होता है कि आप सिंगल कस्टमर पर डिपेंड ना रहें, आपके पास कस्टमर हर एक वेरिएंट, हर एक लेवल के होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। आपका कॉम्पिटिटर कैसा है और वो कंपटीशन में किस तरह का प्राइस है, किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहा है, किस तरह का टेस्ट दे रहा है, ये भी इफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो कस्टमर और आपकी कंपनी के बीच में बिचौलिए का काम करता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि ये ही मेन एक लिंक होते हैं आपकी कंपनी और कस्टमर के बीच की। ये एक ब्रिज होते हैं। अगर ये ब्रिज ही कमजोर पड़ जाएगा तो शायद कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक ना पहुंच पाए और आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट आता है फाइनेंसर। जैसा पहले बताया गया था, फाइनेंसर से रिलेट होता है, मींस कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक फंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो फंड मिल पाता है उनको फाइनेंसर से। तो फाइनेंसर का भी होना जरूरी है। फाइनेंसर टाइम पर अवेलेबल ना हो या उसका फाइनेंस टाइम पर अवेलेबल ना हो तो ना तो प्रोडक्टिविटी हो पाएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो मार्केटिंग नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी तो सेलिंग नहीं होगी, और सेलिंग नहीं होगी तो कस्टमर तक सामान नहीं पहुंचेगा, सामान नहीं पहुंचेगा तो वो खरीदेगा कैसे? जब वो खरीदेगा नहीं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, फिर आप अपने क्रेडिटर्स को दोगे कैसे, आप उनका बकाया कैसे चुकाओगे? तो ये एक लिंक है जो कि चलता ही चला जाता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक। हियर कस्टमर और पब्लिक में डिपेंड करता है कि पब्लिक, हम एक ग्रुप को बोलते हैं कि एक ग्रुप क्या कहलाती है? पब्लिक कहलाती है। और आप हमेशा जो काम करते हो वो एक पब्लिक को रिझाने के लिए काम करते हो, ना कि पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर के लिए। ठीक है, ये तो थे माइक्रो। अब बात आती है मैक्रो की। तो मैक्रो में सबसे पहले आता है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से मतलब यह निकल करके आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको रहना उस समाज में ही है, वो उस समाज से बियॉन्ड भी नहीं जा सकता और कुछ अपनी इच्छाओं को भी नहीं मार सकता। तो आपके प्रोडक्ट इस तरह से होने चाहिए कि वो एक समाज से जुड़े हुए हो और उसको हर एक लेवल का इंसान खरीद सके, समझ सके, अपना सके। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड कि किस तरह से पैसा आएगा। जैसा भी आपको बताया कि जब सेल होगी तो ही पैसा आएगा, फिर रॉ मटेरियल आएगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर उसकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी, फिर उसकी सेलिंग होगी, फिर पैसा आएगा, फिर से रॉ मटेरियल आएगा। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। ये एक पैसे से रिलेटेड इन्वायरमेंट चलता है कि पैसा कहां से जनरेट हो रहा है आपको और किस तरह से उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब आता है कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी आज अपना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, अगर हम आज से 15-20 साल पहले जाते हैं तो बैंक के सारे काम लिखत में होते थे, जबकि आज ऐसा नहीं है। आज सारे के सारे काम कंप्यूटर शीट पर हो रहे हैं और बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। खुद ही सोचो, पहले आप जाकर के पाठशाला में पढ़ते थे, आज ऑनलाइन पढ़ लेते हो या यूट्यूब देख करके पढ़ लेते हो। क्या आज से अगर हमने 5 या 10 साल पहले सोचा था तो हमने कभी सोचा था कि हम पढ़ाई भी ऐसे करेंगे? हमने नहीं सोचा था कि हम ऐसे पढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ही एक देन है कि हम यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं और आप लोग देख पा रहे हैं। दैट इज द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और इसका बहुत असर पड़ता है एक बिजनेस पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आज के समय में प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा तेजी मिली है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है
मीन्स आप इसको एक तरह से कह सकते हो लीगल भी, कि पॉलिटिकल आपने देखा होगा अक्सर, मैं किसी पार्टी का तो खैर नाम नहीं लूंगा, लेकिन यू नो वेरी वेल दैट कि कई बार कई पार्टीज में चीजें नहीं बनती हैं। तो जब एक पार्टी आती है तो पुरानी वाली पार्टी की एक्स पार्टीज के सारे रूल रेगुलेशंस को खत्म कर देती है, जब दूसरी आती है तो वो तीसरे को खत्म कर देती है, तीसरी आती है वो चौथे को खत्म कर देती है। तो इस तरह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कई बार, और इसकी वजह से बिजनेस थोड़ा सा डल हो जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में आता है कि लिबरलाइजेशन के खत्म होने के बाद से यू नो वेरी वेल कि देश एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है, जहां पर देश देश में एक्सपोर्ट और रिपोर्ट करना बहुत आसान हो गया, जिसका असर एक बिजनेस पे पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे करते हैं कि अभी जब से बायकॉट चाइना का हिसाब चला, ऐसा नहीं है कि इंडिया में चाइना के फोन नहीं बिक रहे हैं, लेकिन इनकी सेलिंग बहुत ज्यादा कम हुई है। अभी दिवाली के टाइम पर सोच करके देखिए कि उनके झालर भी नहीं बिक रहे थे बायकॉट चाइना के चक्कर में। अब सोच के देखिए कि वो दुकानदार जो चाइना से माल लेकर के आता था और उनको यहाँ पर बेचता था, जब बायकॉट चाइना की वजह से वहां के प्रोडक्ट ही नहीं मिल पाए उसे, तो क्या उसके बिजनेस पर असर नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। ग्लोबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये भी बहुत असर पड़ता है कि दो देशों के बीच में संबंध कैसे हैं, और एक देश दूसरे देश को किस तरह जानता है, वहां के कितने प्रोडक्ट को वो यूज करता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब आता है कि नेचर से हम जो भी चीज लेते हैं हम किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। यहां तक कि अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो आपको पता है आज के टाइम में गवर्नमेंट इतनी सख्त हो गई कि कुछ कंपनीज को सिर्फ इसलिए लीगल नोटिस भेज दिए जाते हैं कि शायद उनकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि शायद गवर्नमेंट की कंपनीज ने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना बंद कर दिया था, लेकिन आज के समय में जो भी कंपनीज आ रही है वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली आ रही है। मींस जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली यूज कर रहे हैं। तो इसका एक नेचुरल इन्वायरमेंट पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसकी वजह से किसी इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है, तो शायद उसको भी एक लीगल नोटिस दे करके बंद करवा दिया जाता है। तो ये हमारा वो पॉइंट है जो कि हमारे बिजनेस पर एज अ एक्सटर्नल बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? मेड अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर एंड बिजनेस डिसीजन। कि बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर और बिजनेस डिसीजन एक दूसरे से रिलेशनशिप में आते हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेजॉन इतना हाइप में क्यों आया? क्या वो एकमात्र सब ऐसा था ऑनलाइन सेल जिस पे करते हैं कि जो कर रहा था? कि उससे पहले फ्लिपकार्ट नहीं था या उससे पहले मंत्रा नहीं था? बहुत सारे थे, पर अमेजॉन इतना हाइप क्यों मिला? अमेजॉन पहला नहीं था, लेकिन उसने जो डिसीजन लिए वो पहले करे। अमेजॉन ने बहुत जल्दी इस चीज को पता लगा लिया कि कस्टमर में आज के समय में पेशेंस नाम की कोई भी चीज नहीं है। दैट इज द रीजन कि उसने ये कहा कि आप सुबह अपना प्रोडक्ट बुक करो, शाम तक आपके घर पहुंच जाएगा। इवन लास्ट टाइम दिवाली तक में तो विद इन 2 आवर्स, इंडिया के कई सिटीज में तो विद इन 2 आवर्स में आपको डिलीवरी देने तक की गारंटी ले रही थी अमेजॉन। इसका मतलब यह था कि ये देखते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि जो कस्टमर है वो बाहर से इफेक्ट करता है एक बिजनेस को, और अमेजॉन ने बहुत तेजी के साथ इस चीज को पकड़ लिया और इसी वजह से उसने ये डिसीजन लिया। तो इस तरह से हम ये एग्जांपल तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फैक्टर होता है वो बिजनेस डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा कारगर होता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर डायनामिक। यहां पर डायनामिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाना। क्लियर है? डायनामिक का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाना। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं डायनेमिक होते हैं, कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। अब खुद सोच करके देखिए कि पैंडेमिक से पहले जो कंपनीज चल रही थी, अगर वो अपने आप को चेंज ला पाई तो शायद आज वो सर्वाइव कर रही हैं, और जो अपने आप को चेंज नहीं ला पाई वो बंद हो चुकी हैं। तो ये डायनेमिक है, चेंज आना बहुत जरूरी है। ये नहीं पता कि कब कस्टमर का टेस्ट बिगड़ जाए, कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कब फैशन चेंज हो जाए, कब लीगल नोटिस आ जाए, कब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए। तो ये सारी चीजें होती है कि डायनेमिक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने बिजनेस को मूव ऑन कर सको या चीजें चेंज कर सको। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देके चलो बताता हूँ आपको। एग्जांपल के तौर पर समझ के देखिए,
अगर हम एक अपने समाज से एक एग्जाम्पल उठा करके देखें तो जो व्यक्ति आज ठेली पर मूंगफली और गज्जक रेवड़ी बेचता है, वही व्यक्ति आज से 1 महीने के बाद अपनी ठेली पर आइसक्रीम और कुल्फी या फलूदा बेचना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो मूंगफली बेच रहा था, मूंगफली का सीजन चला गया था, वो बेचारा गांव चला जाएगा या कुछ नहीं खाएगा, वो अब भी काम करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने बिजनेस को चेंज करेगा। और जब दोबारा से सर्दी आएंगी उसके बाद वो दोबारा से क्या कहते हैं फिर से मूंगफली और रेवड़ी लेकर के आने स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे वो चीजों को चेंज करेगा। वो अपना बिजनेस नहीं बंद करेगा, वो सिर्फ अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर के आएगा। तो ये एक और एग्जांपल है। बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर डायनेमिक, वो डायनेमिक होना चाहिए। नेक्स्ट है नो सिंगल फर्म कैन नॉट चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट। एक सिंगल फर्म कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकती। ये सिंगल फर्म कैन नॉट चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं कर सकती। इसके लिए एक ग्रुप लोगों का टेस्ट, कस्टमर, लीगल एथिकल चीजें, नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारी चीजें इसके पीछे वर्क करती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट comprises both external as well as the internal factors, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों को ही कंप्राइज करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को भी और इंटरनल फोर्सेस को भी। यानी कि बिजनेस के आंतरिक मामलों को भी, वातावरण को, यानी कि आंतरिक वातावरण को भी वो सुलझाता है और कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण को भी वो सुलझाता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट वरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। वो देश टू देश चेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों पे हम बात करें कि ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिया जाएगा, इसे अदरवाइज ना लिया जाए। एक नॉर्मल, जैसे आपने एक कंडीशन देखा कि हमारे देश में जितनी आजादी कपड़ों को पहन करके घूमने की शायद किसी और देशों में नहीं है, या जिन देशों में जितनी ओपन आजादी उतनी हमारे देशों में इतनी नहीं है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का वरीज की बात, तो पेट्रोल की, अगर हम पेट्रोल सऊदी अरब, ईरान या इराक में लेकर के जाए यहाँ पेट्रोल, तो हमें बहुत सस्ता मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट वो वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, विच मीन्स वहां पे उनको किसी भी तरह का ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, तो वहां पर सस्ता पड़ जाता है। जबकि इंडिया में आज 100 के आसपास पेट्रोल पहुंच चुका है। तो सोच करके देखने वाली बात है कि वो कितना कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर नीड, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ध्यान रखिएगा इन तीनों में से अगर कुछ भी आता है तो आपको अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हीं पॉइंट को रिपीट कर देंगे किसी भी पार्ट में तो एग्जाम में मार्क्स दे देगा क्योंकि होते सिमिलर हैं। तो पहला पॉइंट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफर्स इम्यून पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो आपको मौका देता है, क्योंकि एक जो फर्म होती है वो हमेशा नए कस्टमर तलाशती है, नया मार्केट तलाशती है, नए तरह का कंपटीशन तलाशती है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, अपनी अर्निंग बढ़ा सके। दैट इज द रीजन कि वो इम्यून पोटेंशियल से अप टू डेट जा करके जाने की ताकत रखता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमेजॉन वाला, कि उसने जो डिसीजन और जो स्ट्रेटेजी बनाई उसमें वो सक्सेसफुल हुआ। दैट इज द रीजन कि आज अमेजॉन का क्या लेवल है वो हम सब जान सकते हैं अच्छे से। डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट इंस्टिल्स मोर कैपेबिलिटीज, विच मीन्स अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद के फर्म को चेंज कर लोगे तो वो आपकी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाने की कोशिश करा जाए, जहां पे पैंडेमिक जो अभी गया, पैंडेमिक की वजह से जहां पर कई लोगों की जॉब चली गई, उनकी कंपनी बंद हो गई, उनका बिजनेस बंद हो गया, वहीं पर नए नए ऑफर्स तक आ गए। सोच करके देखिए, जिस सैनिटाइजर को दुनिया जानते नहीं थी आज वो उनके जीवन का एक अंग बन गया। सोचो आज सैनिटाइजर किस लेवल पर पहुंच चुका है। पहले कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज की डेट में नई नई कंपनियां आ गई हैं, उन्होंने पैंडेमिक को अपना बिजनेस बना लिया। मास्क आने लगे, सैनिटाइजर आने लगे, बहुत सारी चीजें आ गई जो अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए आने लगी है। कलरफुल मास्क आ गए हैं, मास्क बनाने की अलग अलग वेराइटीज आने लगी, स्टाइलिश सूट के कपड़ों से मैचिंग वाले आ चुके हैं। तो सोच के देखिए वो भी बिजनेस है जो कि धीरे धीरे ग्रो होने लगा। तो डायनामिक बिजनेस इंटेल्स मोर कैपेबिलिटीज। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट ये डायनेमिक अगर हो तो आपको कैपेबल बनाती है चीजों को समझने के, चुनने के और आगे बढ़ने के। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये आपको एक थ्रेट देता है, आपको एक मौका देता है।
जनाब ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो भी मोहतरमा या जनाब वीडियोस देख रहे हैं, हमेशा एक थॉट भी आइए, समझिएगा कि बारिश, जो बहुत तेज बारिश आने वाली होती है ना, उससे पहले भी बादल आते हैं और बिजली कड़कती है तो पता चल जाता है बारिश बहुत तेज होने वाली है। और निकलती हुई धूप में जो बारिश आती है ना, वो कभी बहुत तेज नहीं होती, वो बहुत ही धीरे बारिश आती है, 2 मिनट में आई और चली गई, पता भी नहीं चलता। तो जो विदाउट वार्निंग सिचुएशंस आती है ना, वो ज्यादातर रुकती नहीं है। और जो भी कोई थ्रेट है, जो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, सबसे पहले वो आपको वार्निंग देती है, सिग्नल देती है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि क्या आप उस सिग्नल्स को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। और बिजनेस इन्वायरमेंट इसी चीज में आपकी हेल्प करता है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं इन्वायरमेंट की, तो समझ लीजिए आप विजेता बन गए। नेक्स्ट है सर्वाइवल्स एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। मींस ये बिजनेस इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव कर जाएगा वो ही अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना लेगा। जो इसमें सर्वाइव कर गया, किसमें, इन्वायरमेंटल में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो इस इन्वायरमेंटल थ्रेट्स में अपने आप को सर्वाइव कर जाती है, जो भी बिजनेस फर्म, वो सक्सेसफुल बन जाती है। सो इसी के साथ आज की वीडियोस करते हैं समाप्त। आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द जब